चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। असर्शन रीजन लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने 3 पार्ट किया था, 1A, 1B और 1C, और उस 3 पार्ट में हमने 20-22 क्वेश्चन देखा होगा। अब लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ऑप्शंस हमारे वही हैं। अगर असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए जाएगा आंसर। और अगर असर्शन रीजन दोनों सही है बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इनफैक्ट रीजन कोई और स्टेटमेंट को स्टेट कर रहा है, असर्शन कोई और स्टेटमेंट को स्टेट कर रहा है, दोनों अलग अलग टॉपिक को स्टेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका आंसर जाएगा बी। और अगर रीजन फॉल्स हो गया तो ऑप्शन जाएगा सी, मतलब रीजन फॉल्स हो गया और असर्शन ट्रू है तो ऑप्शन आंसर जाएगा सी। और अगर असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन भी फॉल्स है तो ऑप्शन जाएगा डी। मोस्टली अगर असर्शन फॉल्स हो गया तो आंसर डी ही जाएगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन ई भी होता है जिसमें आपका असर्शन को फॉल्स रखते हैं एंड रीजन को ट्रू रखते हैं। ये ओकेजनली मिलेगा, सो यू हैव टू चेक ऑप्शन वंस। मोस्टली ऑप्शन यही होते हैं बट कभी चेंज हो जाए तो यू हैव टू चेक ऑप्शन 1। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, लेंज लॉ इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये असर्शन है, चेक करते हैं इसको। देखिए लेंज लॉ क्या कहता है कि लेंज लॉ मतलब पूरा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट से क्या आता है कि इट इज अगर कॉइल को आप मूव करते हो, ठीक है, अगर कॉइल को मतलब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो अपोजिट टू द चेंज होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स चेंज ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो क्या ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है? तो यस, इट इज इन कंसिडरेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज इन कंसिडरेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना। पहले तो इसको हटा देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगा वो इसलिए प्रोड्यूस हो रहा है कि आपने कॉइल को मूव किया, तो कॉइल को मूव करने में जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो लेंजेस लॉ इज इन कंसिडरेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज इट इज वर्क डन टू मूव द कॉइल, इट इज वर्क डन to move the coil which is converted into the electrical energy. Converted into electrical energy. So work done electrical energy में convert हो रहा है, यानी ये law of conservation of energy के according है, यानी कि assertion जो है आपका correct है energy, ठीक है, यानी कि assertion आपका correct है, assertion is correct, correct, right, assertion is right, ठीक है। अब देखिए अगला बात है आपका रीजन। क्या रीजन करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस ऑलवेज द चेंज। ये तो लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है, ये तो लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है। ये चीज ये तो नहीं बता रहा है ना कि आपका ये लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग कैसे है। लेंज लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है इसलिए क्योंकि वर्क डन टू मूव द कॉइल जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये तो लेंजेस लॉ का स्टेटमेंट है। बट ये लेंज लॉ को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा व्हाई लेंज लॉ इज consideration with law of conservation of energy, ये तो स्टेट नहीं कर रहा है। यानी both are correct but B but reason is not correct explanation, यानी कि आंसर जाएगा बी। अगर यहाँ पे कुछ लिखा होता कि वर्क डन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी या कुछ भी नियर बाय लिखा होता स्टेटमेंट तो इसका एक्सप्लेनेशन होता। और वैसे भी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है जो मैंने क्लास में डिस्कस किया है, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, 1 मार्कर में है ना। मैथमेटिकल प्रूफ भी क्लास में हमने डिस्कस किया, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप देख चाहो तो रोक कर एक बार रीड कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन 2, assertion when number of turns in a coil is double, coefficient of self inductance of the coil is becomes 4 times bigger। आपने self inductance derive किया होगा
सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का, मोस्टली अगर कुछ नहीं बोला तो सोलेनॉइड का वो क्या आता है तो डिराइव करके देखना पड़ेगा। आपको याद होगा किस तरीके से ये सोलेनॉइड हो गया। और अगर हम इसे डिराइव करते हैं तो सिंपल से कुछ स्टेप्स है, लाइक phi इज इक्वल टू NBA होता है और B का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो n इंटू बी का वैल्यू होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और अगर इसका लेंथ l है तो b हो जाएगा आपका म्यू नॉट कैपिटल N बाई L इंटू आई इंटू ए। सो 5 हो जाएगा आपका म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L इंटू आई, और 5 आपका Li होता है। तो Li से Li कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L इंटू आई, सॉरी आई। सो यहां से मतलब आई कैंसिल कर दीजिए ये, और आपके पास L का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। सो आप देख सकते हो कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो फ्लक्स 4 टाइम्स होगा। रीजन क्या है? रीजन तो जो चीज मैंने बताया वही है, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यही बात तो लिखा है ना? तो सो बिल्कुल रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यही तो रीजन मैंने बताया। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि आंसर जाएगा ए। सो आप ए आंसर को टिक कर सकते हो। इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये म्यू नॉट लिखा हुआ है, म्यू नॉट। सो सिंबल में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, वैसे तो हमने डिराइव कर लिया। ये है म्यू नॉट n स्क्वायर a बाई L। आप इसको भी रीड कर सकते हो एक बार। सो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द EMF by a phase angle of pi by 2 when AC flows through inductor. So alternating current lags behind the EMF इंडक्टर। इंडक्टर के लिए अगर मैं फेजर डायग्राम बनाता हूँ, इंडक्टर का फेजर डायग्राम आपको याद होगा, करंट इधर की ओर और VL इधर की ओर, यानी पोटेंशियल लीड करता है और करंट लैग करता है बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2। ये क्या कह रहे हैं? द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द EMF, बिल्कुल सही है ना, करंट लैग कर रहा है बाय ए फेज ऑफ पाई बाय 2, यानी असर्शन इज करेक्ट। रीजन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स डिक्रीजेस। देखिए क्या कह रहा है, एक्सएल। एक्सएल तो आपका ओमेगा एल होता है ना, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा दैट इज 2 पाई न्यू, और आप बोल सकते हो एक्सएल is directly proportional to 2 pi nu या 2 pi f, यानी एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी घटने पे एक्सएल बढ़ेगा, तो ऐसा तो नहीं, तो गलत है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक्सएल अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, तो ये तो गलत है, यानी assertion इज करेक्ट, ए इज राइट एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, आर इज फॉल्स, इसको करेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये हो गया हमारा आंसर सी जाएगा बिल्कुल, ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इंडक्टेंस कॉइल्स आर यूजुअली मेड ऑफ थिक कॉपर वायर। इंडक्टर कॉइल्स यूजुअली मेड ऑफ थिक कॉपर वायर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखते हैं कैसे कैसे। अगर आप थिन कॉपर वायर से बनाते हो या किसी चीज से बनाते हो, थिन मतलब कॉइल बनाते हो, तो देखिए वायर, ये इंडक्टर हो गया, आप इंडक्टर बनाना चाहते हो, प्योर इंडक्टर बनाना चाहते हो। लेकिन अगर आपने वायर मैग्नानिन या कॉन्स्टेंटाइन का किया है या कॉपर वायर पे थिन किया है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस जो है वो रो L बाई A होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कॉपर यूज करेंगे, अगर हम कॉपर यूज करेंगे तो रो काफी लो होगा, लेकिन अगर ए भी काफी छोटा हुआ तो रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू आ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा तो आपके पास केवल इंडक्टर नहीं रहेगा, आपके पास रहेगा इंडक्टर इधर की ओर, और आपका इंडक्टर इधर की ओर रहेगा, और आपका रजिस्टर इधर की ओर रहेगा, रजिस्टर इधर की ओर रहेगा। तो ऐसे केस में आपका जो Z है वो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब Z बढ़ जाएगा, और ये प्योर इंडक्टर नहीं है।
मतलब इसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा। आप चाहते हो कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं आए तो कॉपर क्वाइल नहीं, मतलब एक ऐसा वायर यूज करो जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, लो हो, 0 के आसपास हो। तो कॉपर ही यूज करेंगे, लेकिन कॉपर ठीक अगर हम यूज करते हैं तो ए बढ़ जाएगा, और ए बढ़ जाएगा तो आर बहुत ज्यादा घट जाएगा। एक तो रो भी कम होता है कॉपर का, रो भी कम होता है, और ये भी बढ़ा दिया आपने तो आर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और आर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो आर को नेग्लेक्ट करके आप बोल सकते हो जेड इज नियरली इक्वल टू एक्सएल, मतलब ये प्योर इंडक्टर है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो ऑप्शन पहले तो ये एक ही पार्ट से हुआ, सो ये सही है। इंड्यूस्ड करंट इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस, ये भी बात सही है। ठीक है, आपका इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इज मोर इन वायर हैविंग लेस रेजिस्टेंस। आप इंडक्टर देखिए, वही बात तो ये बोल रहा है कि रेजिस्टेंस अगर आपका नहीं होता है लेस, मतलब रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना ही ज्यादा प्योर इंडक्टर है, यही बात कह रहा है। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन ए। सो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ट्रांसफार्मर आर यूज्ड ओनली इन अल्टरनेटिंग करंट सोर्स नॉट इन डायरेक्ट करंट सोर्स। ट्रांसफार्मर केवल एसी में यूज करते हैं, बिल्कुल। ट्रांसफार्मर आपको याद होगा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से, यहाँ पे आप एसी अप्लाई करते हो और इधर दूसरा कॉइल, एक प्राइमरी हो गया एक सेकेंडरी हो गया, इधर तो आप आउटपुट लोगे, ठीक है, जो भी है वो देखेंगे। सो यहाँ पे आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है बीच में, ठीक है, ये P1 P2 हो गया और ये S1 S2 हो गया। सो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ट्रांसफार्मर बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होता है, म्यूचुअल इंडक्शन एसी होता होगा तभी होगा, है ना। अदरवाइज मतलब म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपका, पहले P1 नेगेटिव होगा और P2 पॉजिटिव होगा, तो S1 पॉजिटिव होगा, ठीक है, और H2 आपका नेगेटिव होगा। तो कुछ इस तरीके से चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन एसी के लिए काम करता है। तो आपका खैर यहाँ पे डायोड लगा देंगे तो रेक्टिफायर और डीसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, खैर वो सेमीकंडक्टर की बात है, आगे की देखेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन आपका तभी काम करता है जब वो एसी है। तो ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली फॉर एसी, ये बात याद रखिएगा, डीसी में काम नहीं करता है, ठीक है। Only AC can be stepped up or stepped down by means of transformer, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी सही है स्टेटमेंट है आपका। सो आंसर जाएगा ए। सो ट्रांसफार्मर which convert low voltage into high voltage are called step up transformer, while those whose वो तो हमें पता है ना। एसी सोर्स के लिए केवल वही बात इन्होंने बताया, एसी के लिए केवल पॉसिबल है, ठीक है। रीजन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि ये एसी ही स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ना, डीसी। एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट लिंक्ड है, तो हम बोलेंगे कि यस दे आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ assertion and reason is correct and the reason is correct explanation. So अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिक्स्थ। एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट हैव मिनिमम करंट। देखिए रेजोनेंस क्या होता है, ये आपका फेजर डायग्राम हुआ, इधर की ओर काम करता है एक्सएल, इधर की ओर काम करता है एक्ससी, और इधर की ओर काम करता है आर, ये हम जानते हैं। और अगर एक्सएल एक्ससी से बड़ा हुआ, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो इस केस में ये आपका एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा, और ये आपका जेड हो जाएगा। ये सारा चीज तो हम जानते हैं, ये आपका जेड हो जाएगा। जेड मतलब कि इम्पिडेंस, जो इम्पिडेंस है यानी कि जेड, वो होगा आपका अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड हो गया। अब देखिए जेड, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस एक कंडीशन है जिस कंडीशन में जेड मिनिमम होता है, जेड मिनिमम होता है। और जेड मिनिमम जब होगा, कब होगा जेड मिनिमम, जब एक्सएल माइनस एक्ससी आपका जीरो होगा। सो एक्सएल माइनस एक्ससी जीरो होता है, यानी कि एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, और एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है यानी कि ओमेगा आपका 1 बाई रूट एलसी होता है।
z मिनिमम यानी कि ओमेगा आपका 1/√LC हो गया, और z आपका इस केस में 1 होता, r के बराबर होता, सॉरी z मिनिमम होता है, z r के बराबर होता है, और ऑब्वियस सी बात है अगर z मिनिमम होगा तो करंट I इज इक्वल टू V बाई Z होता है, अगर z मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो दिस आर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस पे आपका करंट मैक्सिमम होता है, ध्यान रखिएगा, ना कि मिनिमम, वहां पे मिनिमम दे रखा है, z मिनिमम होता है, एंड z मिनिमम होता है आपका, एंड XL इक्वल टू XC होता है, z इक्वल टू r होता है, ओमेगा इक्वल टू, दिस इज द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा r इक्वल टू 1/√LC। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है मिनिमम करंट नहीं, मैक्सिमम करंट होता है, जेड मिनिमम होता है। सो असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग यानी कि यहाँ पे तो आंसर चला जाएगा आपका डी, क्योंकि असर्शन एक ही और स्टेटमेंट में रॉन्ग है ना। अब उसमें एक अगला भी देख लेते हैं, एट रेजोनेंस इनर्शिया सर्किट द करंट एंड ईएमएफ आर नॉट इन फेज विथ ईच अदर, नहीं फेज में होता है। यहाँ पे देखिए जेड आपका यूजुअली क्या होता है कि करंट इधर की ओर होता है और वी इधर की ओर होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपका यहाँ पे जेड मिनिमम है, जेड इक्वल टू आर है, तो अगर आप सेम डायग्राम रेजोनेंस के लिए बनाते हो तो रेजोनेंस में क्या होगा, जेड इक्वल टू आर है तो जिधर की ओर जेड होता है उधर की ओर वी होता है, तो वी भी इधर की ओर होगा और करंट इधर की ओर तो है ही। तो इस केस में क्या होता है, एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा, एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, एट रेजोनेंस वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होता है, वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में होता है। तो चलिए देखते हैं ये क्या है आपका, ये रीजन भी आपका गलत हो गया, यानी आंसर जाएगा डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर रॉन्ग। सो ये एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई lenses of a microscope are interchanged then it can work as a telescope। बिल्कुल नहीं, देखिए ये होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, स्मॉल ऑब्जेक्टिव, और आईपीस के साइज जो होता है वो आई के साइज का होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आई के साइज का होता है, ठीक है। और इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो नियरली वी बाई ओ करने के बाद एल बाई एफ ओ इज इंटू 1 प्लस टी बाई एफ ई आता है। तो इसमें हम दोनों को छोटा रखते हैं ताकि मैग्निफिकेशन हाई हो। आई ये जो आपका टेलीस्कोप है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आपका टेलीस्कोप है उस केस में क्या होता है, आईपीस आई के साइज का ही होता है, ऐसा नहीं कि आईपीस छोटा करते हैं, आईपीस आई के साइज का ही होता है, बस इस केस में ऑब्जेक्टिव को काफी बड़ा करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को हम काफी बड़ा करते हैं, सॉरी ये आपका ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका काफी बड़ा हुआ। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत बड़ा होता है और इसमें आईपीस आई के साइज का ही होता है दोनों का, और इसका भी मैग्निफिकेशन जो है वो FO बाई एफ होता है। अगर आप इंटरचेंज करते हो तो इसका ऑब्जेक्टिव उतना बड़ा नहीं होगा तो रिक्वायर्ड मैग्निफिकेशन नहीं आ पाएगा, हेंस इंटरचेंज करने के बाद आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पे हमने क्वेश्चन भी किया है, 3 लेंसेज है, किसमें आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप लोगे, किसको आप टेलीस्कोप लोगे, क्लास में क्वेश्चन भी किया है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, किसको माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव बनाना है। माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो काफी छोटा फोकल लेंथ होता है, और आईपीस का ऑब्जेक्टिव और माइक्रोस्कोप का सॉरी आईपीस का कंपाउंड का आईपीस और टेलीस्कोप का आईपीस, सॉरी एक बार फिर से मैं स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ काफी छोटा होता है और लेंस भी छोटा होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का आईपीस लगभग सेम साइज का होता है एंड टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव काफी बड़ा होता है। सो इसकी वजह से अगर आप इंटरचेंज करते हो तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप टेलीस्कोप नहीं बना सकते हो। सो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये एक बार आप देख लीजिए, असर्शन आपका रॉन्ग है तो असर्शन काट देते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप हैज ए स्मॉल फोकल लेंथ, नहीं ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा होता है क्योंकि मैग्निफिकेशन इसका FO बाई एफ है, FO बाई एफ है। मैग्निफिकेशन अगर आपको हाई करना है तो FO को तो हाई करना ही होगा ना, बिना FO को हाई किए आप मैग्निफिकेशन कैसे हाई कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज ए लार्ज फोकल लेंथ नॉट ए स्मॉल फोकल लेंथ। सो दोनों रॉन्ग हो गया, यानी आंसर जाएगा डी, इसको काट देते हैं, आंसर जाएगा डी। सो आज इस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, लेक्चर 2A में, ठीक है, और बाकी हम लोग लेक्चर 2B में देखेंगे, 2A में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।
सो बाकी हम लोग लेक्चर 2B में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ये हमारा 2A एंड करते हैं। थैंक यू।